अब 5 असली गेट सवाल एक एक करके पूरे हल के साथ। ये सब असली पेपर से हैं और हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया गया है। पहला हल्का है, उसमें सिर्फ लाइनियरिटी लगती है। बीच के 3 बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं और 5वां जानबूझकर सबसे कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर के बाद आपको लगे कि वो आसान था। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए। उसके बाद हम साथ में पूरा हल करेंगे, एक भी स्टेप छोड़े बिना। पहला सवाल, गेट डा 2025, क्वेश्चन 61। ये नैट है, 2 मार्क्स। एक थैले में 5 व्हाइट बॉल्स और 10 ब्लैक बॉल्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट में n बॉल्स निकाली जाती हैं, एक एक करके, और हर बार निकाली हुई बॉल वापस थैले में डाल दी जाती है। SN का मतलब है पूरे एक्सपेरिमेंट में कुल कितनी ब्लैक बॉल्स निकली। पूछा गया है E of S 100, यानी जब N 100 हो। जवाब एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए और सोचते समय एक ही चीज पर ध्यान दीजिए, विद रिप्लेसमेंट शब्द यहां असल में क्या कर रहा है। सबसे पहले वो नंबर निकालिए जो सवाल असल में मांग रहा है। एक ड्रॉ में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। कुल 15 बॉल्स हैं जिनमें 10 ब्लैक, तो P बराबर 10/15 यानी 2/3, और विद रिप्लेसमेंट की वजह से ये हर ड्रॉ पर वही रहती है। अब वो चाल जो इस सवाल को सेकंड्स का बना देती है। पूरे काउंट को एक साथ मत सोचिए, हर ड्रॉ के लिए एक अलग इंडिकेटर बनाइए। I बराबर 1 अगर वो ड्रॉ ब्लैक निकला, वरना 0। अब SN सिर्फ इन इंडिकेटर्स का जोड़ है और हर इंडिकेटर का एक्सपेक्टेशन कितना है। इंडिकेटर 0 या 1 होता है, इसलिए उसका एवरेज सीधे उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, यानी 2/3। अब लाइनियरिटी लगाइए और सब एक साथ जोड़ दीजिए। 100 टर्म्स, हर एक 2/3, मिलता है 100 इंटू 2/3 यानी 66.67, जो एक डेसिमल प्लेस पर 66.7 है। ऑफिशियल की रेंज 66.6 से 66.7 है, तो हम बिल्कुल सही हैं। ध्यान दीजिए, यहां बाइनोमियल का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इंडिकेटर्स और लाइनियरिटी। अब वो जाल जिसमें जल्दी में लोग गिरते हैं। सबसे आम गलती है प्रोबेबिलिटी की जगह काउंट इस्तेमाल कर देना, 10 को सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। दूसरी गलती राउंडिंग की है। 66.666 को एक डेसिमल तक ले जाइए तो 66.7 बनता है, 66.6 नहीं। नैट में यही एक अंक पूरा मार्क खा जाता है। अब विद रिप्लेसमेंट शब्द को ठीक से समझिए। ये हर ड्रॉ को एक जैसा भी बनाता है और आपस में इंडिपेंडेंट भी, लेकिन असली गहराई ये है, रिप्लेसमेंट ना भी होता तब भी E of SN वही N इंटू P रहता, क्योंकि किसी भी एक ड्रॉ के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी अकेले में 2/3 ही है और एक्सपेक्टेशंस जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए ही नहीं। बिना रिप्लेसमेंट के वेरिएंस बदलती, मीन नहीं। तो पैटर्न ये है और ये गेट में बार बार लौटता है। जहां भी कोई गिनती पूछी जाए, उसे इंडिकेटर्स के जोड़ में तोड़िए और फिर हर इंडिकेटर का एक्सपेक्टेशन अलग से जोड़ दीजिए। यही बाइनोमियल का मीन NP देता है और यही आपको लंबी समेशन से बचाता है। अगला सवाल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर है, तो उससे पहले ये तस्वीर, एक पुरानी टपकती हुई टोंटी सोचिए। अगली बूंद कब गिरेगी, ये कोई तय समय नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक इसी तरह के वेटिंग टाइम को बताती है और उसका पूरा कैरेक्टर सिर्फ एक नंबर से तय होता है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा रेट बताता है, यानी प्रति यूनिट टाइम औसतन कितनी बूंदें। रेट जितना बड़ा, इंतजार उतना छोटा। इसीलिए एक्सपोनेंशियल का मीन 1/लैम्डा होता है, लैम्डा नहीं। ये छोटी सी बात अगले सवाल की पूरी जान है। दूसरा सवाल, गेट डा 2024, क्वेश्चन 57। नैट है, 2 मार्क्स। दिया है कि x एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पैरामीटर लैम्डा के साथ
जहां लैम्डा पॉजिटिव है और उसकी डेंसिटी साफ साफ लिख भी दी गई है, लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, जब एक्स 0 या उससे बड़ा हो वरना 0। यह डेंसिटी का लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि लैम्डा रेट है मीन नहीं। अब शर्त 5 इंटू ई ऑफ एक्स बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स, और पूछा है लैम्डा की वैल्यू। एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करके वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए, और शुरू करने से पहले सिर्फ ये लिख लीजिए कि एक्सपोनेंशियल का मीन क्या है और वेरिएंस क्या है। बाकी सब एक लाइन का अलजेब्रा है। ये रही डेंसिटी, वही जो सवाल ने दी है। अब मीन ई ऑफ एक्स का मतलब है एक्स इंटू डेंसिटी का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी तक। इसे बाय पार्ट्स करने पर जवाब आता है 1 बाय लैम्डा। इसे गांठ बांध लीजिए। एक्सपोनेंशियल का मीन रेट का उल्टा होता है। अब वेरिएंस के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, और वो निकलता है 2 बाय लैम्डा स्क्वायर। अब कंप्यूटिंग फॉर्म लगाइए। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी 2 बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, बचता है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। यानी एक्सपोनेंशियल में वेरिएंस मीन का स्क्वायर होती है। अब सवाल की शर्त लगाइए। 5 इंटू 1 बाय लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, यानी 5 बाय लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा। लैम्डा से भाग देना यहां जायज है, क्योंकि सवाल ने साफ कहा है कि लैम्डा पॉजिटिव है, यानी 0 नहीं। तो बचता है 5 लैम्डा बराबर 1, यानी लैम्डा बराबर 1 बाय 5, यानी 0.2। ऑफिशियल की भी 0.2 ही है। अब वो जाल जिस पर यह सवाल पूरा टिका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल में लैम्डा को मीन मान लेते हैं, क्योंकि कुछ किताबें उसे उसी तरह लिखती हैं। अगर आपने वो मान लिया तो शर्त बन जाती है 5 लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर, और जवाब आ जाता है 5। पूरा एक मौका गया। बचने का तरीका एक ही है, हमेशा डेंसिटी देखिए। जहां डेंसिटी लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स लिखी हो, वहां लैम्डा रेट है और मीन उसका उल्टा। एक और बात नोट कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल में स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक मीन के बराबर होता है, दोनों 1 बाय लैम्डा। और अगर सवाल कहे अ इंटू ई ऑफ एक्स बराबर वेरिएंस, तो जवाब हमेशा लैम्डा बराबर 1 बाय अ निकलेगा। यहां ए 5 था, इसलिए 0.2। तीसरा सवाल, गेट 2025 क्वेश्चन 20 MCQ है, 2 मार्क्स। दिया है x बराबर है z प्लस b, जहां z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और a तथा b अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं। पहली शर्त e ऑफ x बराबर 1। दूसरी शर्त e ऑफ x माइनस e ऑफ x इंटू z बराबर -2। ये एक क्रॉस टर्म है और यही सवाल की असली चाबी है। तीसरी शर्त e ऑफ x माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर बराबर 4। ये असल में x की वेरिएंस है। अब ऑप्शंस, a कहता है a -2 और b1, b कहता है a2 और b-1, c कहता है a -2 और b-1, और d कहता है a1 और b1। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। शुरू करने से पहले सिर्फ ये लिख लीजिए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन 0 है और वेरिएंस 1, इसलिए e ऑफ z स्क्वायर भी 1 है। पहले वो 2 फैक्ट्स लिख लीजिए जो स्टैंडर्ड नॉर्मल मुफ्त में देता है, e ऑफ z बराबर 0 और e ऑफ z स्क्वायर बराबर 1। अब पहली शर्त, लाइनियरिटी से e ऑफ x बराबर a इंटू e ऑफ z प्लस b, e ऑफ z 0 है, तो पहला टर्म गायब और बचता है सिर्फ b, यानी b बराबर 1, लगभग बिना कुछ किए। अब दूसरी शर्त, और यही सवाल का दिल है, x माइनस e ऑफ x कितना है? x है a z प्लस b और e ऑफ x है b, तो बचता है सिर्फ a z। इसे z से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलता है a z स्क्वायर, जिसका एक्सपेक्टेशन है a इंटू e ऑफ z स्क्वायर, यानी a,
और ये -2 दिया है, तो a बराबर -2। अब तीसरी शर्त से जांच कीजिए। ए जेड का स्क्वायर है अ स्क्वायर, जी स्क्वायर और उसका एक्सपेक्टेशन अ स्क्वायर, वो 4 दिया है, यानी अ स्क्वायर बराबर 4। हमारा अ -2 है जिसका स्क्वायर भी 4 है, पूरा मेल खा गया। तो जवाब है अ बराबर -2 और बी बराबर 1, यानी ऑप्शन अ। ऑफिशियल की भी आ है। गौर कीजिए, नॉर्मल का कोई इंटीग्रल नहीं लगा, सिर्फ ई ऑफ जी और ई ऑफ जी स्क्वायर। गेट ऐसे सवाल इसीलिए देती है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में उलझने के बजाय मोमेंट से काम चलाएं। इस सवाल के पीछे की तस्वीर यह है। एक रबर की पट्टी है जिस पर बराबर दूरी पर निशान छपे हैं। अब उसे खींचिए, सारे निशान दूर दूर हो जाते हैं, यानी स्प्रेड बढ़ गया। और अब पूरी पट्टी को उठाकर बगल में रख दीजिए। निशान वहीं के वहीं, बस जगह बदल गई, यानी मीन बदला और स्प्रेड नहीं। यही आ और बी का काम है। लेकिन एक बात यह तस्वीर छिपा लेती है, पट्टी को उल्टा पलट दीजिए तो स्प्रेड फिर भी वही रहेगा। इसीलिए वेरिएंस से आपको आ का साइन कभी नहीं मिलता, सिर्फ उसका साइज मिलता है। साइन के लिए वो क्रॉस टर्म चाहिए, और सवाल ने वो जानबूझकर दिया था। अब इस सवाल की पूरी संरचना एक टेबल में देख लीजिए, क्योंकि इसी ढांचे पर गेट कई वेरिएशंस बनाती है। कॉलम्स ये है, कौन सी शर्त दी गई, वो क्या तय करती है और क्यों। पहली शर्त सिर्फ भी तय करती है, और वो भी इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन 0 है। अगर z का मीन 0 ना होता तो ये शर्त a और b दोनों में उलझ जाती। दूसरी शर्त a को पूरा तय करती है, साइन समेत, क्योंकि ये क्रॉस टर्म है और इसमें a सिर्फ पहली पावर में आता है। तीसरी शर्त सिर्फ a का साइज देती है, साइन नहीं, क्योंकि a स्क्वायर में साइन मर जाता है। a+2 हो या -2, a स्क्वायर दोनों बार 4 ही आएगा। और यही आखिरी रो उस जाल की है जिसमें जल्दबाजी में लोग गिरते हैं, ऑप्शन बी। जो स्टूडेंट सिर्फ वेरिएंस वाली शर्त देखता है वो a+2 ले लेता है और फिर b भी उल्टा लिख देता है। सीख एक लाइन में, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कभी साइन नहीं बताते, वो हमेशा मॉड्यूलस देते हैं। साइन हमेशा किसी क्रॉस टर्म से आता है। चौथा सवाल, गेट 2026, क्वेश्चन 44, एमसीक्यू है, 2 मार्क्स। दिया है x और y2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। ये शब्द इंडिपेंडेंट यहां सोना है, इसके बिना यह सवाल हल ही नहीं हो सकता। x एक बर्नूली है जिसका p 0.3 है, यानी वो 1 लेता है, 0.3 चांस से, और 0 बाकी में। y एक नॉर्मल है जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 100, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 10। और पूछा है 2x - 1 इंटू y की वेरिएंस कितनी है। ऑप्शंस हैं 100, 90, 49 और 21। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। एक हिंट, 2x - 1 को अलग से देखिए, वो सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है। इस सवाल की चाबी एक बहुत सादी तस्वीर में है। एक स्विच सोचिए जो सिर्फ 2 हालतों में रह सकता है, या तो ऊपर या नीचे। जब x1 होता है तो 2x - 1 बनता है +1, और जब x 0 होता है तो वो बनता है -1, यानी वो कभी कोई तीसरी वैल्यू लेता ही नहीं। अब सोचिए, इस स्विच को y से गुणा करने का मतलब क्या है। या तो y जस का तस या y का मिरर इमेज। लंबाई वही, बस दिशा पलट सकती है। और वेरिएंस को दिशा से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ फैलाव से मतलब है। बस यही पूरा सवाल है। पहला काम, 2x - 1 को एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए w। x सिर्फ 0 या 1 है, इसलिए w सिर्फ -1 या +1 होता है। +1 की प्रोबेबिलिटी 0.3 के साथ। अब वो ऑब्जर्वेशन जो सब कुछ खोल देता है, w +1 हो या -1, w का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। इसलिए e ऑफ w स्क्वायर बराबर 1, बिना किसी हिसाब के। अब कंप्यूटिंग फॉर्म,
वेरिएंस बराबर ई ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ ई। पहले दूसरा टुकड़ा यानी ई ऑफ डब्ल्यू वाई। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, इसलिए डब्ल्यू और वाई भी इंडिपेंडेंट है और तभी इसे ई ऑफ डब्ल्यू इंटू ई ऑफ वाई लिखा जा सकता है। ई ऑफ डब्ल्यू है -0.4 और ई ऑफ वाई 0, तो पूरा प्रोडक्ट 0। अब पहला टुकड़ा डब्ल्यू वाई का स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इंडिपेंडेंस की वजह से एक्सपेक्टेशन फिर टूट जाता है। ई ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर। ई ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर हमने 1 निकाला और ई ऑफ वाई स्क्वायर, वाई का मीन 0 है, इसलिए ई ऑफ वाई स्क्वायर सीधे उसकी वेरिएंस है, यानी 100 थिंग। अब घटाइए, 100 माइनस 0 बराबर 100। यही ऑप्शन आ है और ऑफिशियल की भी आ है। पूरे सवाल में नॉर्मल का कोई इंटीग्रल नहीं छुआ। अब वो जाल जिसके लिए ये ऑप्शंस बने हैं। सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि वेरिएंस गुणा में भी वैसे ही बढ़ जाती है जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, यानी वार ऑफ यू इंटू वी बराबर वार ऑफ यू इंटू वार ऑफ वी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वही करते तो 0.84 इंटू 100 यानी 84 आता, और वो ऑप्शन में है ही नहीं, जो अपने आप एक इशारा है कि रास्ता गलत था। ऑप्शन डी यानी 21 उसके लिए है जिसने सीधे p इंटू 1 माइनस पी इंटू 100 कर दिया और 2x माइनस 1 वाली शक्ला भुला दी। और ऑप्शन सी 49 उसके लिए जिसने वॉमिट 7 को स्केल मान लिया। सुरक्षित रास्ता एक ही है। इंडिपेंडेंस हो तो ई ऑफ यू स्क्वायर इंटू ई ऑफ वी स्क्वायर निकालिए, फिर ई ऑफ यू इंटू ई ऑफ वी का स्क्वायर घटाइए। और अब पांचवा सवाल जो इस पूरे सेट में सबसे कड़ा है, गेट डा 2024 क्वेश्चन 36 MCQ है, 2 मार्क्स। एक फेयर 6 साइडेड डाई को बार बार इंडिपेंडेंटली फेंका जा रहा है। रुकना तब है जब लगातार टू थ्रोज इवन आ जाए। लगातार शब्द पर ध्यान दीजिए, बीच में एक भी ऑड आ गया तो गिनती फिर से शुरू। पूछा है कि ऐसा होने तक औसतन कितनी बार डाई फेंकना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 और 8। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और इस बार जल्दी मत कीजिए। यहां कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले एक ढांचा बनाना पड़ेगा, एक हिंट जो पूरा रास्ता खोल देती है। किसी भी पल आपकी हालत सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, पिछला थ्रो इवन था या नहीं। पूरे सवाल का ढांचा ये है, किसी भी पल सिर्फ एक जानकारी मायने रखती है, पिछला थ्रो इवन था या ऑड, इसलिए सिर्फ 2 हालतें बनती हैं। ये रही पहली S0, यानी अभी कोई इवन स्ट्रीक नहीं है। अब S0 से इवन आया, प्रोबेबिलिटी 1/2, तो आप S1 में चले जाते हैं, यानी अब पिछला थ्रो इवन है। और अगर ऑड आया, वो भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो आप S0 में ही रह जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। अब S1 से इवन आ गया, फिर प्रोबेबिलिटी 1/2, तो खेल खत्म, लगातार टू इवन मिल गए। ये रहा डन। लेकिन S1 से ऑड आ गया तो सारी मेहनत बेकार और आप सीधे S0 पर लौट आते हैं। यही वापसी वाला रास्ता इस सवाल को कठिन बनाता है और यही वजह है कि जवाब 4 नहीं आता। तो पूरा ढांचा यही है, यहां पहुंचना मंजिल है और वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही दरवाजा है। S1 से होकर अब हर हालत के लिए एक एक्सपेक्टेड नंबर लिखेंगे और उन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे। इस वापसी वाले रास्ते को महसूस कीजिए। एक लंबी ढलान पर एक कांच का कंचा लगभग ऊपर तक पहुंच गया है और अब वो वापस नीचे तक लुढ़कने वाला है। यहां भी ठीक यही होता है। आप S1 तक पहुंच गए, मंजिल एक कदम दूर थी और एक और थ्रो ने आपको वापस शुरुआत पर पटक दिया। इसीलिए औसत इंतजार उससे कहीं ज्यादा है जितना पहली नजर में लगता है। अगर हर जोड़ी अलग अलग होती तो हिसाब आसान होता, लेकिन थ्रोज ओवरलैपिंग है। दूसरा थ्रो अगली जोड़ी का पहला थ्रो भी है। यही ओवरलैप इस सवाल की पूरी कठिनाई है। अब इक्वेशंस लिखते हैं।
E0 का मतलब है S0 से शुरू करके खत्म होने तक औसतन कितने थ्रोज लगेंगे। पहला थ्रो तो लगेगा ही, इसलिए 1 लिख दीजिए। फिर प्रोबेबिलिटी 1/2 से S1 में जाते हैं, जहां से E1 और लगेंगे, और प्रोबेबिलिटी 1/2 से S0 में ही रह जाते हैं, जहां से E0 और लगेंगे। अब E1 फिर से एक थ्रो तो लगेगा ही। प्रोबेबिलिटी 1/2 से इवन आया और खेल खत्म, यानी उसके बाद 0 थ्रोज, और प्रोबेबिलिटी 1/2 से ऑड आया, आप S0 पर लौट गए, यानी E0 और लगेंगे। अब पहली इक्वेशन सुलझाइए। दाईं तरफ का E0 वाला हिस्सा बाईं तरफ ले जाइए, तो बचता है हाफ E0 बराबर 1 प्लस हाफ E1। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और मिलता है E0 बराबर 2 प्लस E1। अब इसे दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। E1 बराबर 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस E1। खोलिए, 2 प्लस हाफ E1। अब हाफ E1 दोनों तरफ से हटाइए, तो हाफ E1 बराबर 2, यानी E1 बराबर 4। और अब वापस जाइए, E0 बराबर 2 प्लस 4 यानी 6। खेल शुरू S0 से होता है, इसलिए जवाब 6 है, ऑप्शन सी। और ऑफिशियल की भी सी ही है। अब इसे गेट से एक कदम आगे ले जाते हैं, ताकि इस सवाल का कोई भी रूप आपको रोक ना सके। जो इक्वेशंस हमने अभी लिखी, उन्हें जनरल कर दीजिए, तो एक बहुत सुंदर पैटर्न निकलता है, और वो इस टेबल की हर रो में दिख जाएगा। पहली रो हमारा अपना सवाल है, P है 1/2, तो जवाब है 1/p प्लस 1/p स्क्वायर, यानी 2 प्लस 4 बराबर 6। वही 6 जो हमने इक्वेशन से निकाला। अब लगातार 3 इवन चाहिए, तो एक और टर्म जुड़ जाता है, 2 प्लस 4 प्लस 8 यानी 14। गौर कीजिए, एक स्टेप और बढ़ाने पर लागत 8 और बढ़ गई, यानी हर एक्स्ट्रा स्टेप पिछले से 2 गुना महंगा है। और अब P बदलिए, लगातार 2 6s चाहिए, तो P है 1/6, और जवाब बनता है 6 प्लस 36 यानी 42। इससे अंदाजा लगाइए कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी घटने पर इंतजार कितना बढ़ जाता है। और ये रहा जनरल रूल, किसी भी P पर लगातार के सक्सेसेस का औसत इंतजार होता है 1/p प्लस 1/p स्क्वायर, और ऐसे ही 1/p टू द पावर k तक का जोड़। और अगर ये भूल जाए तो घबराइए मत, स्टेट्स वाला ढांचा बनाकर इक्वेशंस लिख देना हमेशा काम करता है। बस 15 सेकंड ज्यादा लगते हैं। पांचों निपट गए, और पांचों असली गेट सवाल थे। दोहराइए क्या क्या हाथ लगा। पहला, कोई भी गिनती इंडिकेटर्स के जोड़ में तोड़ दीजिए, फिर एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं बिना इंडिपेंडेंस के। दूसरा, एक्सपोनेंशियल में मीन 1/लैम्डा और वेरिएंस 1/लैम्डा स्क्वायर, और ये डेंसिटी देखकर तय कीजिए, अक्षर देखकर नहीं। तीसरा, वेरिएंस सिर्फ मॉड्यूलस आ देती है, साइन हमेशा किसी क्रॉस टर्म से आता है। चौथा, वेरिएंसेस गुणा में नहीं बढ़ती, वहां ई ऑफ स्क्वायर वाला रास्ता ही सुरक्षित है। और पांचवा, लगातार वाली स्ट्रीक या वेटिंग टाइम दिखे तो स्टेट्स बनाइए और एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वेशंस लिख दीजिए। अगर ये 5 सवाल बच गए तो असली पेपर का एक्सपेक्टेशन वाला सवाल आपको आसान लगेगा।